Bismillahirrahmanirrahim, dear CSS PMS aspirants, Assalamu alaikum. Today is our fifth lecture, and in this lecture, we are going to discuss the topic uh, uh, politics and globalization. इससे पहले मैंने political system of USA, UK, Germany, France इस पे वीडियोस बनाई हैं और आने वाले लेक्चर में आप एज पर FPSC सिलेबस तमाम टॉपिक्स सीक्वेंस के साथ देख पाएंगे. सो हेयर इज द आउटलाइन. डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में सबसे पहले मैं आपको एक इंट्रोडक्शन रखूंगा कि व्हाट इज़ द ग्लोबलाइजेशन एंड व्हाट इज़ द पॉलिटिक्स अंडर ग्लोबलाइजेशन. फिर जो है ग्लोबलाइजेशन का कैसे इंट्रैक्शन होता है पॉलिटिकल एस्पेक्ट में और कैसे ग्लोबलाइजेशन इन्फ्लुएंस करती है पॉलिटिकल सिस्टम को, और ग्लोबल गवर्नेंस के बारे में हम देखेंगे. इंटरनेशनल एक्सपेंशन कैसे हुई है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू, मल्टी रीजनल अप्रोच कैसे डेवलप हुई है, और फिर इसके अलावा हम इसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट को देखेंगे कैसे ग्लोबलाइजेशन ने जो है वो इकोनॉमिक इम्पैक्ट छोड़े हैं, और फिर हम इसको देखेंगे कि कल्चरल एक्सचेंज और होमोजिनाइजेशन जो है वो कैसे हुई है, टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन में इसका क्या इम्पैक्ट है, जियो पॉलिटिकल शिफ्ट्स कैसे आए, और फिर इन्वायरमेंटल पॉलिटिक्स के बारे में ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट है, और फिर हम इस लेक्चर को कंक्लूड करेंगे. यानी अल मुख्तसर ये कि आज के इस लेक्चर में हम ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट्स को देखेंगे पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर, और पॉलिटिकल सिस्टम के अंडर जितनी भी चीज़ें होती हैं, जैसे अब मिसाल के तौर पर इसमें लिखा हुआ है इन्वायरमेंटल पॉलिटिक्स. तो अब इन्वायरमेंटल पॉलिटिक्स का ग्लोबलाइजेशन के साथ और पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटिक्स के साथ क्या तल्लक है वो मैं एक्सप्लेन करूँगा. आप ये समझें कि इसका ये मतलब है कि क्लाइमेट चेंज जैसे एक पूरी दुनिया का मसला है, तो जब ये पूरी दुनिया का मसला है तो दिस इज कैन बी सेड एज ग्लोबल इशू. जब ये ग्लोबल इशू है तो इसमें दुनिया के तमाम मुल्क आपस में कनेक्टेड हैं, तो फिर ऑब्वियसली वो पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं. जब वो पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं तो फिर वहाँ वहाँ पे डिसीजन मेकिंग होती है, डिस्कशंस होती हैं और प्लानिंग की जाती है. जब इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर इसकी डिस्कशंस, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन की जाएगी, इम्प्लीमेंटेशन की जाएगी किसी पॉलिसी की, तो फिर वो किसी एक स्टेट का, किसी एक रीजन का मसला नहीं रहेगा, वो पूरी वर्ल्ड का पूरा ग्लोबल जो है वो एक इशू के तौर पे रेस होगा और तमाम कंट्रीज उसको लेके चलेंगे. तो फिर ये जब तमाम कंट्रीज पूरी दुनिया लेके चलेगी तो ये एक ग्लोबलाइजेशन की ही इमेज है कि पूरी दुनिया एक मसले पे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है. तो आपने इस रिलेशन को समझते हुए इस लेक्चर को देखना है. सो आई बिलीव आप तमाम सब टॉपिक्स को अच्छे से समझ पाएंगे. डियर स्टूडेंट्स, ग्लोबलाइजेशन क्या है? ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग इंटरकनेक्टेडनेस एंड इंटरडिपेंडेंस ऑफ द मार्केट वर्ल्ड्स मार्केट्स, कल्चर एंड पॉलिटिकल सिस्टम. तो ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू दुनिया के तमाम मुल्क आपस में कनेक्टेड हो गए, एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो गए, ना सिर्फ उनकी मार्केट कल्चर बल्कि पॉलिटिकल सिस्टम भी. इट हैज सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशन फॉर पॉलिटिक्स बोथ एट द इंटरनेशनल लेवल एंड विद एन इंडिविजुअल नेशंस. तो ग्लोबलाइजेशन का ये नहीं एक इम्पैक्ट है और वो पॉलिटिकल एस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा है, और एक इंटरनेशनल लेवल पे पॉलिटिकली एक दूसरे के साथ कंट्रीज़ के इंटरकनेक्शन होने से, अलाइन होने से, इकोनॉमिक डिपेंडेंसी होने से पूरी वर्ल्ड के अंदर पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो अब इन्फ्लुएंस होता है इस ग्लोबलाइजेशन के कंसेप्ट के अंडर. और ना सिर्फ एक्सटर्नली कंट्री की जो एक स्ट्रेंडिंग होती है उस पर इसका इन्फ्लुएंस है, बल्कि किसी भी नेशन के लिए इंटरनली भी इसका इम्पैक्ट होता है. ग्लोबलाइजेशन इंट्रैक्शन विद द पॉलिटिक्स. डियर स्टूडेंट्स, मजीद इसको हम देखें तो जैसे राइज ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन हुआ, जैसे यूनाइटेड नेशन, WTO, IMF और वर्ल्ड बैंक. तो ये तमाम ऐसे अदारे हैं जो इंटरनेशनली रिकगनाइज्ड एंड वेल रिकगनाइज्ड अदारे हैं, और ये किसी एक कंट्री के नहीं है बल्कि तमाम कंट्रीज़ के मिल के अदारे हैं. तो इन अदारों ने फिर रोल प्ले किया है पॉलिटिकल सिस्टम्स के अंदर, पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग के अंदर, डिस्प्यूट्स के अंदर और इकोनॉमिक इश्यूज के अंदर इन डिफरेंट कंट्रीज. सो इस तरह के इदारों ने जो है वो एक ग्लोबलाइजेशन इंट्रैक्शन को मजीद डेवलप किया है. And supranational authority organization like the European Union represent a political shift toward the supranational governance, where member states cede some degree of sovereignty to address issues like trade, regulations, and human rights in a मोर यूनिफाइड मैनर. तो ना सिर्फ इस तरह के इदारे बल्कि यूरोपीय यूनियन जैसे ऐसे इदारे भी बनाए गए हैं जिसमें मल्टीपल कंट्रीज जो है वो
स्वर्ण कंट्रीज आपस में मिलके ट्रेड और उनके जो ह्यूमन राइट्स वगैरह के जो जिस तरह के इश्यूज हैं उनके ऊपर उन्होंने एक मुश्तरका पॉलिसी बनाई है और फिर उन्होंने एक अथॉरिटी की सूरत में अपनी एक यूनियन बना ली। तो ये तमाम ग्लोबलाइजेशन की पॉलिटिकल इंटरेक्शन के नतीजे में हुआ है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स, मार्केट लिबरलाइजेशन जो है वो हुई है, जैसे कि ग्लोबलाइजेशन प्रमोट्स फ्री मार्केट्स, deregulations and the movement of the capital and goods across the borders। तो ग्लोबलाइजेशन का यानी कंसेप्ट क्या है डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल बेसिक से अगर मैं आपको बताऊं तो ग्लोबलाइजेशन यानी एक ऐसा कंसेप्ट है जिसके तहत आज ये दुनिया एक दूसरे से मिल चुकी है। एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ कनेक्टेड हो चुका है। कोई कंट्री ऐसा नहीं है जो कहे कि मैं बिल्कुल खुद मुख्तार हूँ और बिल्कुल एक अलग हर तरह से इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, स्ट्रेटेजिकली, कल्चरली मैं अपना जो है वो मेंटेन रखूँगा हर चीज़ और मुझे किसी से कोई सरोकार नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तमाम कंट्रीज जब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हुए, इंटरडिपेंडेंस हुई है, इंटरकनेक्शन हुआ है, तो उसके नतीजे में ग्लोबलाइजेशन ने इमर्ज किया है। तो जब वो इमर्ज हुई है, मल्टी नेशनल कंपनीज आ गई, इंटरनेशनल कंपनीज एक दूसरे के अंदर जाके एक दूसरे कंट्रीज़ के अंदर जाके काम करती हैं और ब्रांड्स आ गए और हर रीजन की एक्सेस होगी दूसरे रीजन तक, और एशिया की एक्सेस हो गई यूरोप तक, चाइना की एक्सेस हो गई मिडिल ईस्ट तक। तो इन तमाम कंट्रीज़ के आपस में इंटरकनेक्शन से क्या हुआ, फ्री मार्केट्स ने जन्म लिया। एंड दिस अफेक्ट्स द पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज ऑफन पुशिंग गवर्नमेंट्स to adopt non-liberal economic policies that prioritize free market principles over state intervention। और इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस का भी इसका हुआ इजाफा ग्लोबलाइजेशन की वजह से, कि जैसे कि पॉलिटिकल डिसीजंस इन वन कंट्री कैन हैव अ प्रोफाउंड impact on others। Trade agreements, sanctions and economic policies can influence diplomatic relations and political alignments। Countries may also enter into a multilateral economic agreements to ensure prosperity and stability। और इकोनॉमिक एस्पेक्ट में हम मज़ीद इसको देखें तो डिस्पैरिटीज़ इन वेल्थ जो है वो ग्लोबलाइजेशन से हुई है। वो क्योंकि जी वाइल ग्लोबलाइजेशन में इंक्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ, इट ऑफन रिजल्ट्स इन significant wealth disparities both within countries and between developed and developing nations। This can fuel political discontent, leading to social movements and call for redistribution। अच्छा जी, पॉलिटिकल सोवेरेनिटी को चैलेंज किया है और नेशनल सिक्योरिटी एक डैमेज हुई ग्लोबलाइजेशन के नतीजे में। ग्लोबलाइजेशन challenges traditional notions of state sovereignty। In many cases, national governments have to balance their interest with the global forces of trade, finance, and environmental concerns। For example, international climate agreements may require nations to implement environmental regulations that limit their domestic industries actions। तो इसकी मिसाल ऐसे है कि जैसे मैंने दी है कि क्लाइमेट एक्शन के लिए दुनिया ने एक फार्मूला बना लिया जी, और एक एसओपी बना लिया। अब उस एसओपी के अंडर तमाम गवर्नमेंट जो है अपना फ्रेमवर्क करेंगी, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेंगी और बहुत सारी चीज़ों को वो बहुत सी एक्टिविटीज़ को वो बैन करेंगे अपने कंट्रीज़ के अंदर। जब वो बैन करेंगे ऐसी एक्टिविटी जिसे इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो इसका इफेक्ट आता है, तो उससे क्या होगा, किसी भी कंट्री की डोमेस्टिक इंडस्ट्री भी जो है इन्फ्लुएंस हो सकती है। लेकिन क्योंकि वो एक ग्लोबल एग्रीमेंट का हिस्सा है, इन्वायरमेंटल जो किसी पैक्ट का हिस्सा है और किसी ट्रीटी का हिस्सा है, तो फिर उस सूरत में उनको ये बात माननी पड़ेगी और बेशक उनको अपनी किसी लोकल इंडस्ट्री के ऊपर, किसी डोमेस्टिक इंडस्ट्री के ऊपर एक्शन ही क्यों कर ना लेना पड़े। तो ये इसका एक चैलेंज है, पॉलिटिकल सोवेरेनिटी, नेशनल सोवेरेनिटी को ये चैलेंज जो है वो करती है। Similarly, nationalism versus globalism, the tensions between globalism and nationalism has become a major political issue, particularly in the countries like the US, UK, and Hungary। While globalization promotes international cooperation and shared norms, nationalist movements are go for the protection of local identity, culture, and policies for एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। सिमिलरली हम इसके कल्चरल एंड सोशल जो है वो पॉलिटिक्स की डोमेन में बात करें तो ग्लोबलाइजेशन ने क्या किया जी, कल्चरल एक्सचेंज और होमोजिनाइजेशन को जो है वो प्रमोट किया है। द स्प्रेड ऑफ आइडियाज, वैल्यूज एंड कल्चरल
products has led to both positive exchanges and the fear of cultural homogenization. The global dominance of the American culture, for example, has been a source of resistance in some parts of the world, sparking debates over the preservation of local traditions and identities. आसान सी चीज़ें इसलिए मैं इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा। डियर स्टूडेंट्स, कल्चरल और सोशल पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स के एस्पेक्ट में हम अगर इसको देखें तो माइग्रेशन एंड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के थ्रू ग्लोबलाइजेशन ने जो है पॉलिटिकल सिस्टम को इम्पैक्ट किया है। इंक्रीज्ड मूवमेंट ऑफ द पीपल अक्रॉस द बॉर्डर ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन हैज़ रेज कंसर्न अबाउट द इमिग्रेशन पॉलिसीज, नेशनल आइडेंटिटी एंड सिक्योरिटी। तो यानी ग्लोबलाइजेशन से क्या हुआ, कंट्रीज कनेक्टेड हो गए एक दूसरे के साथ, उनका आना जाना हो गया, सिटीजन्स का एक्सचेंज शुरू हो गया, तो उससे क्या हुआ कि क्रॉस बॉर्डर जो है वो पीपल्स की मूवमेंट में इजाफा हुआ है, लोग और इमिग्रेशन और सिक्योरिटी कंसर्न में भी इजाफा हुआ है। दिस इज ऑफन रिफ्लेक्टेड इन पॉलिटिकल डिबेट्स वेयर पॉपुलिस्ट और एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट्स राइज इन रिस्पॉन्स टू परसीव्ड थ्रेट्स टू नेशनल आइडेंटिटी एंड सिक्योरिटी। और टेक्नोलॉजी और एंड कम्युनिकेशन के एस्पेक्ट में हम देखें ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट, तो दी रोल ऑफ टेक्नोलॉजी देख लेते हैं जी। दी इंटरनेट एंड सोशल मीडिया प्ले अ क्रूशियल रोल in globalization, facilitating communication, organizing political movements, and spreading information rapidly across the globe. While this has helped promote democratic ideas and transparency, it also presents challenges such as the spread of misinformation, surveillance, and manipulation of political opinion। और ई डेमोक्रेसी के एस्पेक्ट में एक चीज़ देख लेते हैं जी। द इंटरकनेक्टेडनेस of the internet has led to new forms of political participation such as online activism, e-petitions, and digital voting. Governments face new challenges in regulating online platforms, balancing free speech with the prevention of harmful events। अच्छा जी, जियो पोलिटिकल शिफ्ट के एस्पेक्ट में आप इसकी रीडिंग खुद कर लें, और ये आपके असाइनमेंट भी है, इसमें से अगर कोई चीज़ आपको समझ ना आए तो आप मुझे इनबॉक्स करके पूछ सकते हैं। और जियोपॉलिटिकल शिफ्ट ऑब्वियसली ग्लोबलाइजेशन का एक इम्पॉर्टेंट एक कह सकते हैं कि एस्पेक्ट है कि ग्लोबलाइजेशन होने से जियोपॉलिटिक्स जो है वो उसमें बहुत सा इन्फ्लुएंस इसने किया है ग्लोबलाइजेशन ने। और हर रीजन के अंदर, हर कंट्री के अंदर, हर कंट्री की जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन को देखते हुए पॉलिटिकल इम्पैक्ट जो है वो उसका चेंज हुआ है जब से ग्लोबलाइजेशन का जो है वो एक कंसेप्ट और ऑर्डर डेवलप हुआ है, तब से ये तमाम चीज़ें हुई हैं। इन्वायरमेंटल पॉलिटिक्स में हम देख लें तो क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल कोऑपरेशन के सेंस में दुनिया एक जगह पे बैठी है और उन्होंने मल्टीपल क्लाइमेट के इश्यूज को, ग्लोबल कोऑपरेशन को जो है एम्फसाइज किया है, इश्यूज को देखा है और इश्यूज को सॉल्व करने के लिए मिल बैठने को के ऊपर एम्फसाइज किया है। ग्लोबलाइजेशन हैज़ लेड टू रिकग्निशन दैट मे challenges such as climate change require coordinated international responses. Agreements like the Paris Climate Accord involve nations committing to emission reductions, even if these decisions can be politically contentious in individual countries। और environmental justice के बारे में भी इसका impact है। As global production takes place in developing countries with less stringent environmental regulations, there are increasing concerns about the environmental justice। This raises political issues around labor rights, environmental degradation, and corporate accountability। और ग्लोबल गवर्नेंस के बारे में जो है कुछ थ्योरीज आपके सामने हैं, कुछ कोटेशंस आपके सामने हैं। डेविड हेल्ड ने क्या कहा है जी? डेविड हेल्ड थ्योरी ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस सजेस्ट दैट जी globalization is leading to the creation of new global institutions and frameworks to manage issues that transcend national borders such as climate change, human rights, and terrorism। And impacts on politics के बारे में हेल्ड साहब ने ये कहा है कि हेल्ड emphasizes that the shift towards governance beyond nation states, where international institutions like global civil society, multinational corporations exert political influence on domestic policies। और मैनफ्रेड बी स्टेगर ने कहा है कि जी it refers to the intensification and expansion
ऑफ पॉलिटिकल इंटररिलेशंस अक्रॉस द ग्लोब। और विलियम आर थॉमसन ने कहा है जी कि द एक्सपेंशन ऑफ ग्लोबल पॉलिटिकल सिस्टम एंड इट्स इंस्टीट्यूशंस इन विच इंटर रीजनल ट्रांजैक्शंस आर मैनेज्ड। तो दैट्स इट फॉर टुडे डियर स्टूडेंट। सबसे पहले आपने आज के इस लेक्चर में समझना है कि व्हाट इज द ग्लोबलाइजेशन, और इस ग्लोबलाइजेशन के एक जेनेरिक कंसेप्ट को देखते हुए आपने ग्लोबलाइजेशन के पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स को देखना है। और जब आप इसके पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स को देखेंगे तो इसको आपने फर्दर डिवाइड करके इकोनॉमिक एस्पेक्ट में भी देखना है, कल्चरल एस्पेक्ट में भी देखना है, और जियो स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट में भी देखना है इसको। और फिर इसके बारे में आपने कुछ कोटेशन भी याद रखनी है। और मुख्तसर यानी समरी अगर मैं बयान करूं तो आपने इस टॉपिक के अंदर ग्लोबलाइजेशन के टॉपिक को अलग से समझना है, और फिर उस ग्लोबलाइजेशन के कनेक्शन के बिल्ड होने की वजह से दुनिया के अंदर पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर क्या क्या चेंजेस हुई हैं, क्या क्या इम्पैक्ट्स आए हैं, और उस ग्लोबलाइजेशन के क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं पॉलिटिकल सिस्टम्स के अंदर, क्या चैलेंजेस इसकी वजह से कंट्रीज को फेस करने पड़ते हैं, और क्या उसके जो है पॉजिटिव चीज़ें हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं, उनको आपने समझना है और फिर आपने उनको लिखना है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अपना बहुत सा ख्याल रखें। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।